बिल्कुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल एनर्जिट होके बनना है, बिल्कुल एकदम ठीक है। और आप लोग इकोनॉमिक्स की महत्वपूर्ण शब्दावली चल रही है, तो महत्वपूर्ण शब्दावली चल रही है तो उसके लिए मोटिवेशन सुनो। मैं हर लम्हे को इस बार नहीं छोड़ सकता, मैं हर लम्हे को इस बार नहीं छोड़ सकता, तू कुछ भी कर ले मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ सकता, मैंने बहुत सहेली बदतमीजी तेरी, अब मैं इस पेपर का एक सवाल नहीं छोड़ सकता। आप लोग टीजीटी, एलटी ग्रेड, लेखपाल, पेट्स जितना भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे साथ आओगे और मेरे साथ एकदम एकमुष्ट होकर एकदम बिल्कुल पूरे तरीके से तैयारी जोश के साथ मेरे साथ आके पढ़ोगे। और 3 घंटे की स्पेशल क्लासें चलेंगी, तीनों उसकी चलेंगी, 3 घंटे की क्लासें चलेंगी। तो आप लोग मेरे साथ आइए और एकदम स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, फटाफट आइए और फटाफट वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जितने जल्दी हो सकता है सब लोग एकदम फटाफट जुड़िए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे अर्थशास्त्र की, जो इम्पोर्टेंट है। इस शब्दावली को देखने इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शब्दावली से क्या होगा कि आप लोगों की इकोनॉमिक्स मजबूत हो जाएगी। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और ये कितने पार्टों में आएंगे, 2 पार्टों में आएंगे, ठीक है ना। ये जितनी महत्वपूर्ण शब्दावली है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण ये जो शब्दावली है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र की, कितने भाग में आ गए, 2 भाग में आ गए। ये भाग नंबर 1 है, भाग नंबर 2 आपको कल ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग नंबर 1 देख लेंगे। भाग नंबर 1 वीडियो कंप्लीट करने के बाद भाग नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे। और आप लोगों का काम है कि जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। जितना भी स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला, तो इकोनॉमिक्स के लिए, विशेष करके इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे। और 3 घंटे की स्पेशल क्लास आपकी आने वाली है, तो 3 घंटे की स्पेशल क्लास आपकी अपलोड होगी, ठीक है। जैसे बनेंगे उस हिसाब से हम अपलोड करवा देंगे। चलिए भाई देखेंगे, महत्वपूर्ण आर्थिक शब्द हो। सबसे पहले राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय क्या होता है, यह किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की वह मात्रा जो 2 बार गिने बिना मापी जाती है, ठीक है। किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की वह मात्रा जो क्या हो, सिर्फ 1 बार गिनी जा सकती है, 2 बार न गिने बिना मापी जाए, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं ना। साधारण कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक ना। वही साधारण कीमत, इसे क्या निम्न सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे साधन लागत पर होता है, ठीक है, जैसे एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय मिलेगा, ठीक है ना। या क्या है, बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी बोल देते हैं, प्लस शुद्ध विदेशी आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा देखेंगे, हम क्या देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। क्या देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समय अवधि, ठीक है ना, कोई देश की सीमा, उसके अंदर किसी भी दी हुई समय अवधि, प्रायः 1 वर्ष में इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, ठीक है ना, जो भी उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं हों या सेवाओं को कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य हो, उस देश का क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्लियर है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, किसी देश की सीमा के अंदर किसी दी हुई समय अवधि के अंदर, विशेष करके 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, उस देश का क्या, सकल घरेलू उत्पाद। अलग है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है, अंग्रेजी में क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसका क्या होता है, इसका प्रयोग भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में किया जाता है, ठीक है ना। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में किया जाएगा। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से यदि वह आय घटा दी जाए जो सृजित तो देश में ही हुई है किंतु विदेशों को प्राप्त है, ठीक है ना, तथा देशों को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए,
तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अच्छा देखो समझो कैसे, जैसे यहाँ पर कोई विदेशी छात्र रहता है, ठीक है ना, या विदेशी कामगार रहता है, तो यहाँ से कामगार रहेगा, टैक्स जो मिलेगा तो इसका होगा, लेकिन जो घर अपने घर के लिए भेज देगा पैसा भारत का, तो वो उसका उस देश में गिना जाएगा। और कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में रहता है, उसने जो कमाया, ठीक है, कमाएगा कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट टैक्स के रूप में तो देगा वहाँ पर, लेकिन बाकी तो अपने देश भेजेगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका, वो विदेशों से प्राप्त होने वाली आय हो जाएगी, ठीक ना, अर्जित आय, उसको राष्ट्रीय उत्पाद दोनों सबको मिला के क्या होता है, इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, चलो भाई नेट नेशनल प्रोडक्ट देख लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास यानी कि ब्याज जो होती है, तो उसकी राशि घटा देने के उपरांत जो हमें मिलते हैं उसे क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ठीक है, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञान के। गरीबी क्या होती है भाई, प्रॉवर्टी क्या होती है, देख लेंगे, गरीबी देख लो भाई, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, गरीबी देखो भाई, गरीबी सामान्यतः न्यूनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दशा है। क्या होता है, न्यूनतम सामाजिक जीवन की नीचे की दशा को क्या कहते हैं, गरीबी भी कहते हैं। योजना आयोग के द्वारा गठित यानी कि टास्क फोर्स आस मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंज्यूपेशंस डिमांड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का उपयोग प्रति व्यक्ति से कम उपभोग स्तर की स्थिति क्या, गरीबी कह रहे हैं। यदि वो ग्रामीण एरिया में रह रहा है तो उसको कितना 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, और शहरी एरिया में रह रहा है तो 2100 कैलोरी मिलना चाहिए। क्लियर है, अगर इससे कम मिल रहा है तो गरीब कहलाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखो भाई क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, नोट डाउन करके रख लो, और हमेशा पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है, आपका जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है, अब पेट में भी पूछा गया था, और आपके आने वाले एग्जाम में और भी पूछा, एलटी ग्रेड में भी पूछा गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है, निजी तथा सरकारी क्षेत्रों का सह अस्तित्व क्या कहता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ देखेंगे, बूम क्या होता है, बूम अभी तक नहीं पढ़ा होगा लेकिन अब पढ़ लो, बूम क्या होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो शब्दावली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी नया कैंडिडेट हमारा वीडियो देख रहा है वो क्या करें, चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है, वीडियो देखे, और जो चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी, पूरी जितनी शब्दावली है तो 2 पार्ट्स में आएगी, आप 2 पार्ट्स में पूरी शब्दावली देख लेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोग नहीं सुने होंगे, वो सारी शब्दावली यहाँ देखना। बूम क्या होता है, अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति उस समय कही जाती है जब आर्थिक दशाओं, ठीक ना, आर्थिक सेवाओं को तेज़ी से विस्तार हो, ठीक ना, जब आर्थिक सेवाओं का क्या होता है, क्रियाओं का या सेवाओं का क्या होगा, तेज़ी से विस्तार होता है। यह मंदी अथवा रिसेशन की विपरीत स्थिति है। मंदी जिसे क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं, इसकी क्या विपरीत होती है, मांग में, ठीक ना, वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी उद्योग विशेष में बूम की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक ना। क्या हो, जब मांग में वृद्धि हो जाती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उद्योग में क्या उत्पन्न हो जाता है, बूम की स्थिति उत्पन्न है। क्लियर है। बजट देखेंगे, बजट क्या होता है, बजट के बारे में, बजट भी पूछा गया, ठीक है ना, बजट पूछा हुआ शब्द है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय, ठीक ना, जो आय और व्यय हो रहा है का लेखा जोखा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब तक केवल क्या है, आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता, परंतु क्या होगा, यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का विवरण भी हो सकता है, ठीक ना। यह आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है, जिसे बजट के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। फिर आगे तरफ बढ़ेंगे, दिक्कत है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो भाई बफर स्टॉक देख लो, बफर स्टॉक क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट शब्दावली है ये, इस इंपॉर्टेंट शब्दावली को छोड़ो नहीं, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दो। चलो भाई यहाँ पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाती है। मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, सारे वीडियो देख लेंगे उठा के, तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहीं कोई भी कोचिंग लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से पूरा का पूरा नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो भाई बफर स्टॉक देखो, आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना क्या कहलाता है, बफर स्टॉक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यूक्रेन इस समय क्या कर रहा है, जितने में हथियार मिल रहे हैं वो स्टॉक करके रखता है, जब ज़रूरत जहाँ पे पड़ती है वो इसको सप्लाई करवाता है, ठीक है ना। तो बफर स्टॉक मतलब किसी आपात स्थिति के लिए होता है, ठीक है। रूस भी है, ठीक है। तेजड़िया और मंदड़िया देख लेंगे, बोल्स सेंस बियर्ड, बोल्स मतलब तेजड़िया, बियर्ड्स मतलब मंदड़िया। क्लियर है। यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। कैसे भाई,
जो व्यक्ति स्टॉक कीमतों को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, स्टॉक की कीमतों को बढ़ाना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तेजड़िया। भाई कोई स्टॉक है, उसकी क्या कीमत वो चाहता है कि बढ़ जाए, तो तेजड़िया कहलाएगा। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिराने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करके बेचता है, वह क्या करता है? मंदड़ी। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में किसी वस्तु की कीमत गिराने की उम्मीद में वो कहते हैं ठीक है ये कम, इसका कम हो जाएगा, इसको आप ले लो, ठीक है, वो उसको मंदड़िया बोलते हैं। भाई क्रेता भाई तेजड़िया मंदड़िया समझ में आ गई ना? जो बढ़ाने की जो बढ़ाने की चेष्टा करे तेजड़िया, जो घटाने की चेष्टा करे मंदड़िया, ठीक है। क्रेता बाजार, बायर्स मार्केट। देखो, जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है, जो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है, ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। क्या? जब किसी वस्तु की मांग कम और पूर्ति अधिक हो, या क्या कहते हैं, जो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा जो बेच रहा है उसकी स्थिति कमज़ोर हो और जो खरीद रहा है उसकी स्थिति मजबूत हो, उसको क्रेता बाजार कहेंगे। क्लियर है? चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई, जितना नया कैंडिडेट देख रहा है चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो भाई, ब्रिज लोन। ब्रिज लोन क्या होता है? महत्वपूर्ण शब्दावली है, इस चीज़ को याद रखो। ब्रिज लोन, कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए, ठीक है ना, शेयर या डिबेंचर्स जारी करती हैं। ब्रिज लोन मतलब वो नए शेयर्स और डिबेंचर्स, जैसे अभी पेटीएम का आया था, आईपीओ आया था ना, वही है, ठीक है ना। जैसे ट्विटर को अभी एलन मस्क ने खरीद लिया, ठीक है ना, पूरा 100% शेयर खरीद लिया, बल्कि उसके लिए उन्होंने एक वो जारी किया था, ठीक है, पॉइजन बिल जारी किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, फिर भी उसने खरीद लिया, ठीक है। एलन मस्क कहते हैं डिबेंचर्स जारी करी वो कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक का समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋण को ब्रिज लोन कहते हैं। देखो, एक्चुअली होता क्या है, समझो इस चीज़ को। ब्रिज लोन के माध्यम से कंपनी तो लोन तो लेती है, ठीक है, कि बैंक से लोन ले लेगी, ठीक है ना। बैंक से लोन उस समय अवधि के लिए लेगी कि जो डिबेंचर्स या शेयर उसने जारी किए हैं कि इतने महीने के अंदर बिक जाएंगे, उसके अंतिम या उससे कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेके बैंकों से उधार लेगी, ठीक है ना। ये लोन है। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, इसे क्या कहते हैं? चलो भाई, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी देख लो। किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना, ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं कर सके, उसे क्या कहेंगे? फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहेंगे। यानी कि उसको स्वतंत्र छोड़ दे और जिस प्रकार से उसकी मांग और पूर्ति उस हिसाब से अपना मूल्य तय करें, उसे क्या कहेंगे? फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहेंगे। अवमूल्यन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है मूल्य। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य, ठीक है ना, किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, वो क्या कहलाएगा? अवमूल्यन। तो उसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं तय करेगी कि हमें कब अवमूल्यन करना है, कब नहीं करना है। क्लियर है? आगे देखेंगे विमुद्रीकरण, देखेंगे विमुद्रीकरण के बाद ये जो समितियाँ बाद में देखेंगे। विमुद्रीकरण देखेंगे, डिमोनेटाइजेशन, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? विमुद्रीकरण की विधि अपनाई, जैसे कि अभी भारत में हुआ था, ठीक ना। 500 को और 1000 के नोट बंद करके क्या कर दिया गया था? 500 का नया नोट और 2000 का नया नोट जारी कर दिया, ठीक है ना, सारा का सारा। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि किया गया था, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, और सारी चीज़ें। मुद्रा संकुचन देखो भाई, मुद्रा संकुचन क्या होता है? डिफ्लेशन जिसे कहते हैं, जब बाजार में मुद्रा की कीमत के कारण कीमतें गिर जाती हैं, ठीक है, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण क्या हो? कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन कहलाती है, ठीक है। मुद्रा की कमी हो जाए जिसकी वजह से बाजार में भी कमी हो, उत्पादन में भी कमी हो, गिर जाए मतलब नीचे की तरफ हो, बेरोजगारी बढ़े, उसे मुद्रा संकुचन कहेंगे। स्टेट ड्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टेट ड्यूटी, बहुत ज़्यादा पूछा गया। मुद्रा संकुचन भी पूछा गया है, ठीक है, विमुद्रीकरण भी पूछा गया है। विमुद्रीकरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। कि देखो स्टेट ड्यूटी देख लो, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे स्टेट ड्यूटी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जब संपत्ति हस्तांतरित होती है, एक मतलब पिताजी से उसके बेटे में जब ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना, तो उसमें एक कर लगाया जाएगा, जो कर लगाया जाएगा उसको स्टेट ड्यूटी कहेंगे, ठीक है।
हीनार्थ प्रारंभन, ठीक है ना, या हीनार्थ प्रभाव भी कह सकते हो, डिफरेंस फाइनेंसिंग जिसे बोल देते हैं। चलो भाई इसको देख लो, प्रबंधन। चलो भाई, जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है, और व्यय के इस अधिक को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है, तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। यानी घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन यानी घाटे की वित्त व्यवस्था की स्थायी नीति बना लेने के कारण परिणाम अच्छे नहीं होते। यानी कि पता चले हर साल तुम ऐसा ही करो तो फिर इसमें क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। क्लियर है। चलो भाई स्वर्ण मान देख लो, गोल्ड स्टैंडर्ड देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घाटे की वित्त व्यवस्था समझ में आ गया ना, ठीक ना, मतलब व्यय अधिक और आय कम, ठीक है, उसको घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। जब किसी देश की प्रधान, ठीक ना, मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है तो इसे मौद्रिक व्यवस्था में स्वर्णमान कहते हैं। अब किसी देश में स्वर्णमान नहीं रह गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। स्वर्णमान पहले था लेकिन अब नहीं। किसी मतलब कोई देश है, ठीक ना, कोई देश है, उसकी जितनी मुद्रा है सारी मुद्रा को स्वर्ण में यदि आप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक ना, उसकी कीमत रखता हो, उसको क्या बोलते हैं, स्वर्णमान बोलते हैं। क्लियर है। चलो भाई पहले क्या करेंगे, हम थोड़ी चीज़ें देख लेंगे, ठीक ना, ये जितनी भी समिति हैं समितियाँ देख लें, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जितने सारे लोग हैं फटाफट आ जाओ, समितियाँ देखेंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट हो सके। क्लियर है। डेली बेस पे अर्थव्यवस्था की चलेंगे, 3 घंटे की क्लासेस चलाने की उम्मीद है कि 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। स्पेशल लेखपाल चलेगा, कोशिश करवाएंगे कि चला दे इसी में, ठीक है। और अर्थव्यवस्था की आपकी विशेष करके LT ग्रेड और TGT और PGT के लिए विशेष को यहाँ पर चलता रहेगा, वो चलते रहेगा, उसका हम देते रहेंगे। चलो भाई, स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित थी, जनसंख्या नीति से। किससे संबंधित है स्वामीनाथन नीति, जनसंख्या से। जानकी रमन समिति किससे संबंधित थी, प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति किससे संबंधित है, प्रतिभूति घोटाला। दांतेवाला समिति किससे संबंधित है, बेरोजगारी के अनुमान से। किससे संबंधित दांतेवाला समिति, बेरोजगारी के अनुमान से। दांतेवाला समिति किससे संबंधित है, बेरोजगारी के अनुमान से। रेखी समिति किससे संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति किससे संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। सरकारीय समिति केंद्र राज्य संबंध। सरकारीय समिति किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के संबंध। गोस्वामी समिति औद्योगिक ऋणकता, क्या होता है, गोस्वामी समिति औद्योगिक ऋणकता। महालोनबिस समिति राष्ट्रीय आय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महालोनबिस समिति किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। रंगराजन समिति इंपॉर्टेंट है, भुगतान संतुलन से संबंधित थी। रंगराजन समिति किससे संबंधित थी, भुगतान संतुलन से। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी समितियाँ, ठीक है। आगे देखो, राजा चलाया समिति किससे संबंधित थी, कर सुधार, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजा चलाया समिति किससे संबंधित थी, कर सुधार से। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित थी, बीमा क्षेत्र में सुधार से। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। खुसरो समिति इंपॉर्टेंट, खुसरो समिति कृषि शाख से। किससे संबंधित है खुसरो समिति, कृषि शाख से। गोईपोरिया समिति किससे संबंधित थी, बैंक सेवा सुधार से। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से। भूरेलाल समिति किससे संबंधित थी, मोटर वाहनों में करों में वृद्धि। मोटर वाहनों करों में वृद्धि से कौन सी समिति संबंधित थी, भूरेलाल समिति। नरसिम्हम समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार, किससे संबंधित थी नरसिम्हम समिति, वित्तीय बैंकिंग सुधार से। आगे देखेंगे, भंडारी समिति किससे संबंधित है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना। भंडारी समिति किससे संबंधित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। आगे देखेंगे, सच्चर समिति, कौन सी समिति, सच्चर समिति किससे संबंधित थी, मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थितियों का अध्ययन। सच्चर समिति इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थितियों का अध्ययन। कौन सी समिति, सच्चर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी अनुमान से है। सुरेश तेंदुलकर समिति कई बार पूछा गया है, ठीक है। गरीबी अनुमान से एक लगड़ वाला फार्मूला, उससे गरीबी के उससे भी अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना। एस तारापोर समिति किससे संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एस तारापोर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, ठीक ना,
रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तन से संबंधित है, परिवर्तन संबंधित है। एस तारपुर समिति, आबिद हुसैन समिति, अभी ये एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है ना। ये लघु उद्योग के संबंध, लघु उद्योग से कौन समिति, आबिद हुसैन समिति। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति किससे संबंधित, पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव से किससे संबंधित है, पेट्रोलियम प्रणाली, पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य प्रणाली पर सुझाव, ठीक है। आगे देखेंगे कौन सी, बी एस व्यास समिति इंपॉर्टेंट, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार, बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है। महाजन समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना, चीनी उद्योग से, ठीक है। आगे तरफ बढ़ेंगे, चलो भाई आगे तरफ देख लेंगे। मुद्रास्फीति देखेंगे, अब इन्फ्लेशन देखेंगे। मुद्रास्फीति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। चलो भाई देखो, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से समिति एवं नियंत्रण मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, ठीक ना, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक हो जाती है, ठीक है। यदि मुद्रास्फीति करते हो तो उत्पादन में वृद्धि तो होगी, लेकिन बार बार करोगे तो उससे हानि भी होने लगेगी, ठीक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। मुद्रा में आपूर्ति में कमी कर दिया जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। चलो रिसेशन देख लो भाई, रिसेशन क्या होता है, देखो नए नए शब्द पढ़ने को मिल रहे हैं ना अर्थव्यवस्था में, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ बने रहो, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है, चलो भाई आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। रिसेशन क्या होता है, रिसेशन देखिए कि रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था में है, ठीक है, अवस्था से है, मंदी की अवस्था रिसेशन कहलाती है। जब क्या हो, वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो, ठीक है ना। वस्तुएं अधिक हों और मांग कम हो उसको रिसेशन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में धन अभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी कि धन की कमी होने के कारण क्रय शक्ति कम हो जाएगी और उत्पादित वस्तुएं क्या होगी, अनावश्यक रह जाएंगी, यानी कि उसमें अनावश्यक की वजह से रह जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगेगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। 1930 के दशक में आई थी विश्वव्यापक मंदी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विश्वव्यापी मंदी 1930, याद रखना। चलो कोई बात, चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी गोल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा गया प्रश्न। प्राइमरी गोल्ड देख लो, 24 कैरेट के शुद्ध सोने को क्या बोलते हैं, प्राइमरी गोल्ड बोलते हैं। अगर आप प्राइमरी गोल्ड पूछेगा तो क्या बोलते हैं, 24 कैरेट का शुद्ध सोना, उसको प्राइमरी गोल्ड। स्टैग्फ्लेशन क्या बोलते हैं इसको, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैग्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है, आगे तरफ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टैरिफ, टैरिफ क्या होता है भाई, आपका फ़ोन का टैरिफ, जो 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे लगे किस चार्ज से, नहीं नहीं नहीं, वो टैरिफ नहीं, ठीक है, उधर मत जाना। किसी देश द्वारा, समझना बात को, कोई देश है द्वारा क्या होता है, आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहते हैं, ठीक है ना। कोई देश है वो जितना भी आयात कर रहा है उसमें जो कर लगेगा उसको क्या कहेंगे, ठीक है, आयातों पर जो कर लगाया जाएगा उसको टैरिफ बोलेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, मुद्रा अपस्फीति अथवा क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है ना। विस्फीति भी इसको बोलते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, जैसे साख नियंत्रण आदि, उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति क्या कहलाएगी, मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इसको विस्फीति भी बोलते हैं, अपस्फीति भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको बोलते हैं। इस स्थिति में क्या करते हैं, मूल्य स्तर गिरता है और क्या होता है, समान मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। क्लियर है, गिरेगा लेकिन समान मूल्य स्तर से नीचे नहीं जाने पाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। अच्छा, एक्टिव शेयर क्या होते हैं, देख लो, नए नए सारे के सारे शब्द है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोग, ताकि हमसे जुड़ सकें। चैनल सब्सक्राइब करो, जितना नया कैंडिडेट मुझसे जुड़ा है चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। चलो, वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है एक्टिव शेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब क्रय विक्रय रोज हो और लेन देन रोज होता रहे, उसको एक्टिव शेयर बोलेंगे। क्लियर है। राइट शेयर, अब राइट शेयर क्या क्या होते हैं,
किसी कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय विक्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर का होता है। ठीक है, वर्तमान शेयर होल्डर के इस अधिकार को पूर्ण क्रय का अधिकार कहा जाता है। ठीक ना, तथा इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर प्राप्त होता है उसे राइट शेयर कहते हैं। कोई कंपनी है, उसके द्वारा शेयर जारी किए गए और क्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर को होगा। वर्तमान शेयर होल्डर इस अधिकार को पूर्ण क्रय करने का अधिकार कहा जाता है। ठीक ना, इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर प्राप्त होगा उसको राइट शेयर कहा जाएगा। कहानी समाप्त। ठीक है ना, राइट शेयर क्या होगा? ठीक है, जो वर्तमान शेयर होल्डर है उसके द्वारा खरीदना राइट शेयर कहलाता है। ठीक ना, क्या बोनस शेयर? बोनस शेयर क्या होता है? जब किसी कंपनी द्वारा अपने अर्जित लाभों में से रखे नए रिजर्व के शेयर के रूप में वर्तमान शेयर होल्डरों के मध्य अनुपातिक रूप से बांट दिया जाता है तो इसे बोनस शेयर कहते हैं। जो मान लो हमारा शेयर होल्डर है उसको मध्य अनुपातिक रूप से बांट दो, उसको बोनस शेयर कहेंगे। क्लियर है? आगे तरफ बढ़ें। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करो, मुझे पूछ लो। क्लियर है? चलो, पूर्वाधिकार शेयर देख लो। प्रेफरेंशियल शेयर, वैसे शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कहा जाता है जिनको सामान्यतः दो पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। कंपनी द्वारा सर्वप्रथम इनको लाभांश का पुनर्भुगतान किया जाता है तथा लाभांश को दर निश्चित होती है। लाभांश से क्या होगा? दर निश्चित होगी। यदि भविष्य में कंपनी का समापन होता है तो लेनदार का भुगतान करने के बाद कंपनी की संपत्तियों से वसूल की गई राशि में से इस श्रेणी को शेयर होल्डर को अपनी पूंजी अन्य शेयर होल्डर की तुलना में से पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, उसको पूर्वाधिकार शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है ना, आगे देखो, कॉन्ट्रेंस शेयर देख लो, कॉन्टेनियस शेयर देख लो। इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो क्या हो? बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं। ठीक है, अलग दिशा में चलते हैं, अर्थात बाजार में शेयर के भाव में वृद्धि हो, ठीक है ना, रही हो तो इन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं, और यदि बाजार का रुख गिरावट का हो तो इन शेयरों का मूल्य बढ़ जाएगा। यानी कंटेंट्स क्या कहते हैं? ऐसे शेयर होते हैं जो बाजार से अलग रुख रखते हैं। ठीक ना, और क्या, जैसे कि वो अगर बाजार शेयरों का भाव बढ़ रहा है तो इनके भाव गिर जाएंगे, अगर इनके शेयरों का बाजार गिर रहा है तो इन शेयरों के मूल्य क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। डिफरेंस शेयर क्या होता है? डिफरेंशियल शेयर क्या होता है? इसको देख लेंगे, इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड कल देखा जाएगा, कल अपलोड किया जाएगा तो आप कल देख लीजिएगा। ठीक है, जिन शेयरों के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव नहीं होता है उनको डिफरेंशियल शेयर कहते हैं। यानी कि ऐसे शेयर जिनके मूल्यों में उतार चढ़ाव ज़्यादा न देखा जाए उसको डिफरेंशियल शेयर, यानी कि सेफ शेयर कह सकते हो आप। इन शेयरों पर वर्तमान लाभ तथा पूंजी लाभ समान दर से बढ़ता रहता है। ठीक ना, वर्तमान लाभ और पूंजी लाभ दोनों आराम से बढ़ते रहेगा। पार्ट नंबर 1 इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण शब्दावली आज हो गया है। पार्ट नंबर 2 कल आएगा। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो मैक्सिमम शेयर कर दो। ठीक है, और ताकि मैक्सिमम लोगों को इकोनॉमिक्स से प्रॉफिट मिल सके। और आप लोगों को बता दें, हम एक इम्पोर्टेंट सेशन चलेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सेशन में क्या चल जाएगा? लेखपाल चलेगा। ठीक है ना, लेखपाल की विशेष क्लास चलेगी यहाँ पर। ठीक है, 3 घंटे की क्लास चलेगी, स्पेशल क्लास चलेगी। दूसरा चलेगा यूपी पेट, इसी चैनल पर चलेगा। ठीक है ना, यूपी पेट के लिए विशेष क्लासें चलेंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें चलेंगी। इन क्लासों का एकदम बिल्कुल पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्या रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का कोई मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है और सारा का सारा फ्री रहेगा। आप लोग मैक्सिमम लोग इससे जुड़ जाओ, जितना जल्दी आप लोग जुड़ जाओगे उतना जल्दी हम आप लोगों की लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। और इस बात के लिए आप लोग निश्चित हो जाइएगी कि आप कितना कर पाएंगे। इस बात के लिए हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो हम पढ़ाएंगे उसका करीब 90 to 95% की जिम्मेदारी रहेगी। हमारे द्वारा पढ़ाए हुए प्रश्नों की 90 से 95% की जिम्मेदारी रहेगी कि प्रश्न पत्र में मिले। पेपर को फाड़ के रख देना, ठीक ना, प्रश्न पत्र में मिलेगा 90 से 95% है। देखो 100% की जिम्मेदारी नहीं हम लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, 100% की जिम्मेदारी आप लोग लोगे। ठीक है, हम 90 से 95% की जिम्मेदारी लेते हैं। जिस कोर्स को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे, इतनी की जिम्मेदारी रहेगी हमारी। आप लोगों को काम रहेगा कि
मैक्सिमम लोग, ठीक है ना, 90 से 95% की यदि जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये रहेगी कि हमारे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यानी कि शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, जितना जहाँ मिले वहाँ पर सब्सक्राइब कर देना है। और 3 घंटे की स्पेशल क्लास चलेंगी, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से चलेंगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। सी यू, बाय, टेक केयर।